हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए एंड उड़ान क्लासेस में। हम पिछली कक्षा में गणित के कक्षा 10 गणित के हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था आप लोगों का जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जो कि चैप्टर का भी नाम है और हम लोगों वहां पर पढ़ा भी थे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक और नए टॉपिक के साथ चलेंगे, जो उसमें हम चार ऑप्शन आप लोगों को दिखाए थे, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाए थे। तो एक बार ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। तो जब हम पढ़े थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े थे, जिसमें हम लोगों को अभी ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ना है, और एकाध और जो है वज्र को गुणनखंड विधि, उसको भी पढ़ना है। तो एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। बस इतना काम कर दीजिए, इसके बाद हम सीधा क्लास की ओर चलेंगे। आप लोग फटाफट से पहले एक बार कर लीजिए। ठीक, तो और अगर आप लोगों ने कोई भी नया अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, तो आप सबसे पहले जाइए कि अभी के अभी जाइए और एक लाइव में आप लोगों को कक्षा 10 का वन शॉट्स जो आप लोगों का वीडियो है, जाइए उसे भी देखिए। और जो ये तीसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर को भी कंप्लीट करिए, वन शॉट्स में है। तीसरा चैप्टर है, एक वीडियो छूट गया तीसरा चैप्टर का, और दूसरा वीडियो ये है, और इसमें पूरा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से चलिए एक बार हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले नाम लेते हैं गणपति बप्पा का। चल, जय गणपति बप्पा। अब हम चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हम देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? ठीक, विलोपन विधि, विलोपन विधि को हम पढ़ेंगे। विलोपन विधि, जब दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं, तब इस विधि को विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। विलोपन विधि में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए आवश्यक चरण है। चरण नंबर 1, सर्वप्रथम दोनों समीकरणों जो है को उपयुक्त शून्योत्तर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए गुणा किया जाता है। ठीक, यानी कि एक बार और समझा दे रहे हैं। दिया गया है विलोपन विधि में, जब जब दिए गए रैखिक समीकरण, कोई रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए एक चर विलुप्त कर एक चर में एक चर को क्या करना होता है? विलुप्त करना होता है, और एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोगों को आगे बताया हुआ रैखिक समीकरण को कैसे निकालना है, अगले वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हमें बताना नहीं है। आप लोग समझिए कि एक चर को विलुप्त कर एक चर को एक रैखिक प्राप्त करते हैं, तब इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। ठीक, तब इस विधि को क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए आवश्यक चरण हैं, जैसे कि चरण नंबर 1, सर्वप्रथम क्या करना है? समीकरण को उपर्युक्त शून्यंतर अचरों में से किसी एक चर जैसे x अथवा y, ठीक, x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से जो है समान करने के लिए गुणा किया जाता है। जो है कि x y जो है कि सर्वप्रथम दोनों समीकरणों में से उपर्युक्त जो शून्योत्तर होते हैं, शून्योत्तर अचरों को किसी एक चर से x हो या y हो के गुणांक को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? समान रूप से करने के लिए गुणा किया जाता है। ठीक, पुनः एक समीकरण को दूसरे समीकरण में
जोड़ या घटाए जिससे कि चर विलुप्त हो जाए। यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाइए। ठीक, चरण 3 में जाइए। तो पहले मैं आप लोगों को चरण वाइज समझा दे रहा हूं, इसके बाद इस पर आप लोगों को क्वेश्चन भी करा दूंगा अभी की अभी। थोड़ा आप लोग सब्र रखिए, पहले आप लोग ये टॉपिक पढ़ लीजिए। दिया है यदि चरण 2 में हमें चर रहित एक सत्य कथन जो प्राप्त हो तो मूल समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अन्य हल हैं। यदि चरण 2 में हमें एक चर रहित असत्य कथन मूल तथा मूल समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात यह असंगत है। क्या है? असंगत है। ठीक, तो आप लोग इसे रिपीट करते चलिएगा। ठीक, अपना टाइम मत गवाइए, आप लोग इसे रिपीट करते चलिएगा अच्छे तरीके से। और तीसरा चरण दिया है इस प्रकार एक चर यानी x या y के इस मान को मूल समीकरणों में किसी एक दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक, इसके बाद चरण नंबर 4 कहता है x या y के इस मान को मूल समीकरणों में से किसी एक दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित कीजिए। ठीक, अब हम उदाहरण देखते हुए चलेंगे दो चरों वाले में। तो जैसे कि कोई दो चर दिया है, मान लिया दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म है, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 35 समीकरण नंबर 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 40 समीकरण नंबर 2। ठीक, तो इसी प्रकार चरण नंबर 1 में देखते हैं। चरण नंबर 1 में है समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्या है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर जो है 2x प्लस 3 इक्वल टू 35। ठीक, कोष्टक में। और इसके बाद इक्वल टू 6x 3 से गुणा करना था, तब जब हमको 3 से गुणा करना जाए तो 6x हो गया। ठीक, और जो 3 है और 3 में जब किए हैं तो क्या हुआ 90y, यानी कि इसका इसमें फिर इसका इसमें। ठीक, तो इसका 3 दूना का 6 होगा और 3 त्रिके 9 होगा, तो 9 हुआ गुणा करने पर। ठीक, अब ऐसे हम देखें तो 35 गुणे 3, 5 दूना के 10, 5 तिहाई के 15, हाथ में आएगा 1। ठीक, 3 त्रिके 9, 9 1 10, यानी कि इन सभी को, किन सभी को, इन सभी को, ये आपको दिख रहे हैं 3 कोष्टक में 2x प्लस 3y इक्वल टू जो है 35, यानी 3 से गुणा करना है तो 3 से हम 2 में भी गुणा करेंगे, 3 से हम 3 में गुणा करेंगे, फिर हम 3 से जो है 35 में गुणा करेंगे। तो आपका अगला चरण में आएगा इक्वल टू 6x प्लस 9y इक्वल टू 105। ठीक, अब हम समीकरण नंबर 2 को गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अब हम समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर हम क्या पाते हैं वैसे हम चेक करेंगे। जैसे कि समीकरण नंबर 2 दिया है 2 कोष्टक में 3x प्लस 2y इक्वल टू 40, तो क्या है 3 दूना के 6 हो गया, और इसके बाद 2 दूना के 4 हो गया, और 40 दूना के 80 हो गया। 40 दूना कितना हो गया? 80 हो गया। तो आप लोगों को यहां पर समीकरण मिल गया, वो समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 में हो गया। अब चरण 2 में जब चलते हैं, चरण 2 जो हम बताए थे, आप लोग पहले एक बार वीडियो को देखकर इसके बाद इसीलिए बोल रहा हूं कि नोट डाउन करते चलेगा, तो इसके बाद जब रफ शीट में जो आप कॉपी में जब चेक करेंगे तो अच्छे से दिखेगा भी और क्लियर भी होते जाएगा। ठीक, तो चरण नंबर 2 कहता है आपका, अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हटाने पर
ऊपर दिया था, ऊपर दिखाया भी था। कितना आया था समीकरण 1 से, और समीकरण जो है 2 से गुणा जब 3 से किए हैं, और जब समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा किए हैं, तो उन सब का जो आंसर आया था, अब हम तो आया था पहला का समीकरण नंबर 3 में, और दूसरा का आया था समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 3 और 4 में का हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे। जैसे कि 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y। ठीक, 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y। ठीक, इसके बाद इक्वल टू 105 एंड 80। ठीक, तो अब इसे हम घटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पूरे एकदम स्लाइड बनाते हैं जब, तो एकदम बढ़िया से आप लोगों के लिए स्लाइड बनाते हैं। देख लीजिए, 6x को 6x से कटा, 9y बचा, 4y बचा, माइनस 4y बचा, प्लस 9y में बचा। ठीक, और इक्वल टू 25 बचा। यानी कि हम फिर लेंगे 9y माइनस 6y इक्वल टू 25। ठीक, और 25, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 में से 4 को घटा देंगे। 9 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 5y। ठीक, 5y। इसके बाद इक्वल टू 25, यानी कि y इक्वल टू जो होगा 25 बटे 5 इक्वल टू 5। ठीक, इक्वल टू 5। इसके बाद हम समीकरण नंबर 4 को देखते हैं, जो चरण नंबर 4 था उसे हम देखते हैं। अब y का मान समीकरण ए में रखने पर क्या है, y का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में, यानी कि 2x प्लस जो है 3y इक्वल टू 25। ठीक, 25। और इसके बाद है आपका 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 35। ठीक, यानी कि 2x प्लस 15 इक्वल टू 35, यानी कि 2x इक्वल टू जो है 35 माइनस 15 इक्वल टू 20 इक्वल टू 20। यानी कि अब समझा दी इसको, 3x है, 3x है, तो 5 तिहाई का कितना होगा, 15। 5 तिहाई कितना होगा, 15, 35 है ही। फिर अगला है आया है 2x प्लस जो है 15 आया है, तो इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 15 है और इक्वल टू 35 है, यानी कि 2x इक्वल टू 35 को आगे करेंगे, और जो है आपका 15 को पीछे करके घटाएंगे तो आएगा जो है 20। अब चूंकि में आएगा x इक्वल टू 20 बटे 2 इक्वल टू 10, क्या आएगा, 10। अतः उत्तर प्राप्त हम लोगों को जो चारों चरणों से जब हम निकाल चुके हैं, चारों चरणों में बढ़िया से हम समझा भी दिए हैं, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो जब चारों चरणों को मिला जुला कर जो आंसर आया है, अतः x इक्वल टू 10 तथा जो आया है y इक्वल टू 5। ठीक, y इक्वल टू 5 आया है, यही आंसर है। ठीक, तो आप लोगों को बढ़िया से विलोपन विधि था, विलोपन विधि समझ में आ गया होगा, कैसे विलोपन विधि में क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा टॉपिक होगा, प्रतिस्थापन विधि क्या है। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, इस विधि में जो है एक समीकरण होता है, एक समीकरण से एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे कि कोई एक समीकरण है, ठीक, जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 8। ठीक, कोई समीकरण है, ठीक, उसे दूसरे समीकरण यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, उसको जो है प्रतिस्थापन विधि में आता है। तो इस प्रकार के दो रैखिक समीकरण में से एक समीकरण केवल एक चर वाले समीकरण में परिवर्तित हो जाता है, जिसके बाद इसे आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण में हल कैसे किया जा सकता है। तो समीकरण जो है आपका x प्लस 3y इक्वल टू 8 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। यानी कि हमें दो समीकरण दिए गए हैं, जिनको हल करने का अर्थ है कि इनमें हमें x तथा y का मान ज्ञात करना होगा।
ठीक, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना होगा। तो समीकरण नंबर 1 का है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं और समीकरण लेते हैं तो तथा इस समीकरण से हमें किसी एक चर का मान निकालेंगे। चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम, चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल टू 8, यानी कि x इक्वल टू 8 माइनस 3y। ठीक, 8 माइनस 3y निकल गया। अब हम समीकरण में जो है हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, अब जब मान ज्ञात हो गया तो हम इसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कैसे, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 2 का है। ठीक, समीकरण नंबर 2 का है। तो इसमें हम करेंगे, जब इसको रखेंगे, कि बोला था ना प्रतिस्थापन विधि था, तो एक चर को क्या करते हैं दूसरे चर में जो है, एक चर वाले समीकरण को दूसरे चर वाले में जो है प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या पहले चर को हम क्या करते हैं, एक्स को वाई में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो ठीक, तो इसे देखते हैं, 2 कोष्टक में 8 माइनस 3y, कोष्टक बंद है आपका, और प्लस वाई इक्वल टू 3 प्रतिस्थापित कर दिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम जो है तीसरे में चलेंगे। हमने समीकरण नंबर 2 और में x की जगह 8 माइनस 3y रख दिया, तो हमें पहले समीकरण से प्राप्त हुआ। अब हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। जैसे कि 2 कोष्टक में 8 माइनस 3y, कोष्टक बंद आपका, y इक्वल टू 3। ठीक, y इक्वल टू 3, यानी कि आपका आठ दो का हम गुणा करेंगे ना, तो 2 दुना का 16 हो जाएगा, और 3 दुना के 6 हो जाएगा, और इसके बाद आपका प्लस y3 यहां पर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, -5y इक्वल टू 3 माइनस 16। ठीक, हम क्या करेंगे कि जो -6y था उसमें से एक माइनस करेंगे तो 5y होगा, इक्वल टू 3 को आकर कर लेंगे, और इसके बाद -16 को पीछे। ठीक, इस तरह। इसके बाद आगे जो है -5y इक्वल टू -13, दोनों तरफ माइनस चिन्हों को होने से यह कट जाएगा। क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, दोनों ओर माइनस चिन्ह रहे तो चिन्ह कट जाएगा। ठीक, चिन्ह कट जाएगा, यहाँ पर चिन्ह कट जाएगा तो बचेगा y इक्वल टू 5/13। ठीक, अब हमने दूसरे समीकरण को हल करके y का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें y के मान को पता है, इस मान को हम समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 में रखकर x का जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रखकर x का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, y को रखकर x का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो क्या था, x प्लस थ्री थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ, x+3 इस y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1। x+3 कोष्टक में जो आप लोगों का दिया था ना, समीकरण नंबर 2 से निकला था 5/13। तो ठीक, उसको हम रखेंगे। तो x+3 कोष्टक में 5/13, कोष्टक बंद, इक्वल टू 8, इस यानी कि 3 पर से हो जाएगा आपका 15 और 13 हो जाएगा, तो 15/13 हो जाएगा, इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, फिर इसको आगे कर देंगे, 8 को आगे कर दिए, माइनस जो है 15/13। तो इसके आगे आपका आएगा, इसको हम क्या करेंगे, 89 हो गया ना, 89। चलिए एक बार जोड़ कर देखते रहते। ठीक, 89, 89 और
89 है ना, 89, ठीक, 89/13, ठीक, हाँ, 89/13। आगे आता है x=89 13 तथा y=5/13 उत्तर है यही, ठीक। अब हमें x तथा y दोनों का मान ज्ञात हो गया है, ठीक, x प्लस वाई का दोनों का मान ज्ञात हो गया है, यही हमें ज्ञात करना था। इसी प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक, समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए, अगला विधि है जो है वज्र गुणनखंड विधि, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है? वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों का निकाय को हल किए जाते हैं, जैसे कि 2x + 3y - 7 = 0 और 6x + 5y - 11 = 0। जिसे हम क्या करते हैं, वज्र गुणन की विधि से हम क्या करते हैं, x को ऊपर रख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, x को ऊपर रख लिए हैं। इसके नीचे x को ऊपर रखे हैं तो उसके नीचे है 3x कोष्टक में -11 - 5 गुणे जो है कोष्टक में -7 है, इक्वल टू आप लोगों का y यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो इसको देखेंगे तो -7 गुणे 6 माइनस कोष्टक में है -11 वैसे गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 5 -6 गुणे जो है 3। इसके बाद है आगे कि x का मान -33, तो आप जोड़ घटाना ऊपर कर लीजिएगा, 11 × 33 हो जाएगा और 5 × 35 हो जाएगा। ऊपर दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। दिख गया, 11 × 33 हो जाएगा, 5 × 35 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा आपका कि 6 × 42 हो जाएगा और इसके बाद 11 × 2 = 22 हो जाएगा और एक रहेगा तो 5 × 2 = 10 और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा एक्स एक्स का जो नीचे आया है -3 + 35 है, वाई का है -42 + 22 एंड इक्वल टू 1 का है 10 - 18, ठीक, 18। फिर इसके बाद क्या होगा, जब हम 35 एक्स का मान क्या आएगा, जब हम 33 में से 35 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का 2 ही बचेगा, और हम जब 22 में से जो है 22 को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास 22 बचेगा y का मान, और एक का मान 8 बचेगा, 10 में जो है 18 में से 10 जाएगा। तो अब जब हम देख रहे हैं कि जब x/2 है और इक्वल टू 1/-8 है, तो या x इक्वल टू 1 - 4 है, यानी और y/-20 इक्वल टू 1/-8 है, या जो है कि y इक्वल टू 20/8 इक्वल टू 5/2। अतः क्या है कि हल में x प्लस जो है x इक्वल टू 1/4 और y इक्वल टू 5/2 है। यही आंसर है, यही जो आपका वज्र गुणनखंड विधि होता है। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग फटाफट से और भी जो वीडियो आप लोगों के एक चैप्टर आप लोगों का केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, तो उसे भी आप लोग जाइए फटाफट से लाइक सब्सक्राइब सब कर एकदम फटाफट से शेयर कर दीजिए सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खास करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जितने भी जो पढ़ने वाले लड़के हैं जो 10 में हैं उनको भेज दीजिए वीडियो, ठीक। तो एक बार चलिए फटाफट से अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कल। आप लोग कल जुड़िएगा और फटाफट से अभी के अभी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, तो आप लोगों का फर्ज बनता है शेयर करना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, टेक केयर।